5 सदियों तक इस शहर ने तरक्की की मनाजिल भी तय की और बड़े नशीबो फराज भी देखे। मौजूदा सदी के वस्त में खौफनाक कहत ने इस शहर को अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त महाराजा उम्मीद सिंह यहाँ हुक्मरान थे। इसने लोगों को रोज़गार फराहम करने के लिए अपने लिए एक शानदार मकान की तामीर शुरू करा दी। 347 कमरों पर मुश्तमिल ये मकान आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मकान समझा जाता है। आजकल इस मकान में एक रिहायशी होटल कायम है। 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर वो किला इस ज़माने में तामीर हुआ था जब राजस्थान के राजवाड़े एक दूसरे से दस्तों गिरेबान थे। एक दूसरे के इलाके पर कब्जा करने के लिए खून रेज जंगें रोज़ का मामूल बन चुकी थी। किले तक जाने वाले रास्ता इस ज़माने में ज़्यादा कुशाद नहीं था। इस रास्ते में मुख्तलिफ फासलों पर 7 मजबूत दरवाजे बने हुए थे। किले के अंदर कई खूबसूरत महल हैं जिनकी सुर्ख पत्थरों की दीवारों पर नहायत खूबसूरत नक्शकारी का काम हुआ है। आज इस किले को एक म्यूज़ियम की हैसियत हासिल है। वहाँ कदीम ज़माने की तस्वीर, हथियार, तख्त, मलबूसात और दीगर कीमती नवादरात रखे हुए हैं। बड़ा खूबसूरत शहर है ये जोधपुर। तुम्हें घूम फिर कर देखना चाहिए था। आदमी को अपने इलाके के बारे में इतनी मालूमात तो होनी चाहिए कि इसे किसी दूसरे से कुछ पूछने की ज़रूरत महसूस न हो। बात दरअसल ये है सीता जी की। असल बात यह है कि तुम इस शहर के रहने वाले नहीं हो। सीता ने मेरी बात काट दी। इसकी नज़रें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। आज सुबह रेलवे स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ है वो कोई मामूली वाक़या नहीं था। बेला और इसके आदमियों को किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जो माउंट आबू में तबाही फैलाकर भागा था। इत्तफाक से वो शख्स भी मुसलमान है। बेला ने इसे ट्रेन में देख लिया था लेकिन वो इसे टॉयलेट में बेहोश करके भाग गया। बेला इंटेलिजेंस में एक बहुत ऊंचे ओहदे पर है। इसने नाजी नामी शख्स की तलाश के लिए पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी है। कोई परिंदा भी इजाज़त के बगैर शहर से नहीं निकल सकता। तमाम होटल, सराय और गेस्ट हाउसेज पुलिस के घेरे में हैं। सड़कों पर भी पुलिस फैली हुई है। सैकड़ों मुश्तबा लोगों को घेरे में लिया जा चुका है जिनसे पूछगछ की जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारा इन मामलात से क्या ताल्लुक़ है। मैंने कहा, वैसे अंदर से मेरी हालत गैर हो रही है। सीता बिल्कुल सही रुख पर जा रही थी। इसने अगरचा अभी तक बराह रास्त हमारे बारे में कोई बात नहीं की थी लेकिन मैं समझ गया था कि वह हकीकत की तह तक पहुंच गई है। कोई ताल्लुक़ ना भी हो तो तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सीता ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने तुम लोगों को पनाह दी है और तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगी। बशर्त ये कि तुम मेरे साथ कोई ऐसी हरकत न करो जिससे मुझे नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। तुम हमारी मोहसिना हो। मैंने कहा, हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वैसे तुमने बहुत अच्छी कहानी सुनाई है। सीता ने रत्ना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। रत्ना कोई जवाब नहीं दे पाई। वो भी सूरत हाल को समझ गई थी और मज़ीद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रही थी। वो शायद सीता का मज़ीद सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए चाय ख़त्म करती उठकर अंदर चली गई। मिस्टर सलीम या जो भी तुम्हारा नाम है, सीता मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे चारों तरफ खतरात मंडला रहे हैं। अब मैं शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रही कि तुम वही हो जिसकी तलाश में बेला है। ऐसे शख्स की मदद करना संगीन तरीन जुर्म है। देश से गद्दारी होगी। मगर मैं तुमसे किए हुए वादे पर अब भी कायम हूँ। मुझे ये लड़की चाहिए। इसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। क्यों? मैंने चुभती हुई नज़रों से इसकी तरफ देखा। अगर ये देश से गद्दारी है तो इस देश ने मुझे क्या दिया है? सीता ने मेरी बात काट दी। मैं एक बाइज़्ज़त ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं सीता की तरह पवित्र थी मगर मुझे तवाइफ बना दिया गया। मेरे माँ बाप को ज़लील व रुसवा कर दिया गया। देश के नेताओं ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे तवाइफ बना दिया। मैं देश की भलाई क्यों सोचूं? वो चंद लम्हों को रुकी, फिर बोली, सुबह से अब तक तुमने मेरे बारे में बहुत सी बातें सोची होंगी। अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हमें खुलकर बात कर लेनी चाहिए। कुछ दो और कुछ लो के असूल के तहत एक दूसरे के काम आना चाहिए। वैसे भी रचना से तुम्हारी कोई रिश्तेदारी तो नहीं है ना? इसे मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें हिफाजत से इस शहर से निकाल दूंगी। मैं अंदर से कांप कर रह गया। अब कोई बात ढकी छुपी नहीं रही थी। इसने वाज़े अल्फाज में फ़र्द जुर्म आयद कर दी थी और मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकता था। बोगी नंबर का हवाला तो वो पहले ही दे चुकी थी, जिसके टॉयलेट में ट्रेन के चलते ही एक औरत को बेहोश करके डाल दिया गया था। और अब बेला ने होश में आने के बाद बता दिया था कि इसे बेहोश करने वाला नाजी था, जिसकी तलाश में माउंट आबू से यहाँ आई थी। और अगर मैं सीता के सामने इनकार कर देता तो मुझे किसी न किसी तरह बेला के सामने ले आती। ये अंदाज़ा तो मैं भी लगा सकता था कि सीता भी बहुत ऊंची शय है। इसके ताल्लुकात भी बहुत ऊपर तक थे। जिन औरतों की रसाई राजों महाराजाओं तक हो, इनके लिए बेला तक पहुंचना कौन सा मुश्किल काम था। और बेला को तो वैसे भी ऐसे लोगों की तलाश थी जो इसे मेरे बारे में कुछ बता सके। ठीक है सीता देवी, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, गलती मेरी ही थी जो मैं तुम्हारे दाम में फंस गया।
मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, लेकिन एक बात जहन में रखना, मैं वो शख्स हूँ जिसने नागराज जैसे शख्स और इसके चेलों को ठिकाने लगा दिया है, जिसने तुम्हारी सरकार को नचा रखा था। हुकूमत की पूरी मशीनरी हरकत में है, मगर मेरा आज तक सुराग नहीं लगाया जा सका। मैं बेला से खौफज़दा नहीं हूँ। वो कई मरतबा मेरे हाथ आई और मैंने इसे निकल जाने का मौका दिया। आज सुबह भी अगर मैं चाहता तो ट्रेन के टॉयलेट में इसका गला घोंट कर इसके जीवन का अंत कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। बेला एक ज़हीन और दलेर औरत है और मेरी बदतरीन दुश्मन, और मैं अपने दुश्मन को वार करने का पूरा मौका देता हूँ, यहाँ तक कि वो थक कर खुद ही मेरे कदमों पर ढेर हो जाता है। बेला भी एक रोज़ खुद ब खुद मेरे कदमों पर ढेर हो जाएगी। मैं चलना मुँह को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, ये सब कुछ कहने का मकसद ये है कि अगर तुमने मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की तो मेरे इन खूनी पंजों से बचकर नहीं जा सकोगी। यहाँ सिर्फ 2 गार्ड्स हैं, अगर 4-6 भी हों तो मेरा रास्ता नहीं रोक सकेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी शर्त मानकर तुम पर एतमाद कर रहा हूँ। मैं इतनी अहमक नहीं हूँ कि तुम्हें धोखा देने की कोशिश करूँगी, सीता ने कहा। मैं अगरचे जोधपुर में रहती हूँ, मगर गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान मैं माउंट आबू के भी चक्कर लगा चुकी हूँ। वहाँ जो कुछ भी होता रहा वो सब मेरे इल्म में है। मैं अब तक नागराज को ही दुनिया का सफाक तरीन इंसान समझती थी। मुझे क्या पता था कि इससे भी ज़्यादा सफाक और जालिम है। नहीं, शायद मैंने गलत कहा। सफाक और जालिम ने एक बहादुर इंसान से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। तुमने मेरी बात मान ली। मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ रचना चाहिए। ऐसी हसीन औरत मैंने कभी नहीं देखी। मैं सिर्फ चंद महीनों बल्कि चंद हफ्तों में इसे इतना कमा लूँगी कि ज़िंदगी भर इस गंदे काम के बारे में नहीं सोचूंगी। हैरत है तुमने इससे इतनी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। मैंने कहा, मैं औरतों की सौदागर हूँ। सीता मुस्कुराई, और जानती हूँ कि मुझे किससे कितनी तवक्का होनी चाहिए, और तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि इसके लिए मुझे एक ऐसा गाहक भी मिल गया है जो मुझे माला माल कर देगा। क्या? मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। यानी देखे बगैर गाहक? वो गाहक इसे देख चुका है। सीता मुस्कुराई। तुम्हें याद होगा कि सुबह जब हम चाय पीकर बरामदे में आए थे तो राजकुमार किशोर सिंह का फ़ोन आया था। मैं इसी से मिलने के लिए गई थी। राजकुमार किशोर सिंह ने रास्ते में रचना को मेरी गाड़ी में देख लिया था। मेरे पास जो भी लड़की आती है इसका पहला गाहक वो ही होता है। वो रचना को मेरी गाड़ी में देखकर यही समझा था कि कोई नया माल आया है, इसलिए इसने मुझे बुलाया था, लेकिन मैंने इसे 1 हफ्ते के लिए टाल दिया है। वो चंद मुँह को खामोश हुई, फिर बोली, मैंने तुमसे जो वादा किया है वो पूरा करूँगी। 1 हफ्ते तक यहाँ कोई नहीं आएगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम लोग यहाँ हो। चंद रोज़ में बेला की सरगर्मियाँ मांद पड़ जाएंगी और मैं तुम्हें हिफाजत से शहर से बाहर पहुँचा दूँगी। मैंने जो कुछ कहा है वो ज़हन में रखना। मैंने इसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हारा कोई राजकुमार भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा। इत्मीनान रखो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मुझे अपना जीवन प्यारा है। सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और फिर मौजू बदल गया। सीता नागराज के बारे में बातें करने लगी। इसने कोई नई बात नहीं की थी। हर शख्स से मैं ऐसी ही बातें सुन चुका था। तुमने अब तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। तुम पढ़ी लिखी हो, और मेरा ख्याल है तुम्हारा ताल्लुक भी एक अच्छे और शरीफ घराने से है। वो अच्छा और शरीफ घराना ख़त्म हो गया। सीता ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, मेरा ताल्लुक मुंबई के एक मुतवस्सित घराने से था। मैं अपनी वालिदैन की इकलौती औलाद थी। उन्होंने मुझे खूब पढ़ाया लिखाया। मुझे कॉलेज ही के ज़माने से सियासत का चस्का लग गया। मैं कॉलेज यूनियन की सरगर्म रुकन थी, फिर इन्हीं दिनों एक सियासी पार्टी में शामिल हो गई और एक वर्कर की हैसियत से बड़ी मेहनत से काम करती रही। मैं सोशियोलॉजी की तौलबा थी। खिदमत खलक का शौक़ था। कुछ बस्तियों में रहने वालों की हालत देखती तो मेरा दिल खून के आंसू रोता। मैं इनकी हालत बदलना चाहती थी और इसीलिए सियासत में आई थी। मैं जिस सियासी पार्टी में शामिल हुई थी इसका नारा भी यही था, गरीबी मिटाओ। मैं पार्टी के नेता जीवन लाल शर्मा की बहुत मुतारफ थी। वो हर भाषण में यही कहता कि जब तक गरीबों की हालत नहीं बदल जाएगी इस वक्त तक देश में खुशियां नहीं आ सकेंगी। वो पड़ोसी मुल्कों को नहीं, गरीबी को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन करार देता। एक मरतबा हमारे यूनिट ने एक बहुत बड़े जलसे का अहतमाम किया। जीवन लाल शर्मा को भाषण देना था। मैं अपने इलाके की बड़ी सरगर्म कारकुन थी। मुझे भी सूलिये में भाषण देने का मौका मिल गया। मैं पहली मरतबा अपने बड़े जलसे के स्टेज पर आई थी, लेकिन मैं ज़रा भी नहीं झिझकी और खूब दिल की भड़ास निकाली। इससे अगले रोज़ जीवन लाल शर्मा ने मुझे अपने दफ्तर में तलब किया और मेरी खूब तारीफ़ की और इस अमर का इशारा किया कि अगर मैं चाहूँ तो इसके साथ रहकर काम कर सकती हूँ। मैं फ़ौरन तैयार हो गई, लेकिन कुछ ही अरसे बाद जीवन लाल शर्मा की असलियत मेरे सामने आ गई। वो गरीबों की किस्मत बदलने के नारे लगाता था, लेकिन गरीबों की बस्तियों में जुए, शराब और हेरोइन के तमाम अड्डे इसकी मलकियत थे। इसका ये घिनौना कारोबार पूरे शहर के गरीब और मुतवस्सित बस्तियों में फैला हुआ था।
इसके गुंडे दुकानदारों के अलावा तवाइफों से भी भत्ता वसूल करते थे। मुझ पर जीवन लाल शर्मा के इस घिनौने किरदार का इंकशाफ महज इत्तफाकिया तौर पर हुआ था। इस वक्त जीवन लाल के पास शहर के 2 और मुअज़्ज़ज़ आदमी भी मौजूद थे। मैंने जीवन लाल शर्मा को खरी खरी सुना दी और फिर इस वक्त पता चला कि शहर के वो दोनों मुअज़्ज़ज़ीन भी इसके कारोबार में शरीक हैं। मैंने जीवन लाल शर्मा को जनता के सामने इसकी असलियत बता देने की धमकी थी तो वो मुझे कोठी से बाहर नहीं निकलने दिया था। वो तीनों रात भर मुझे खूनखार भेड़ियों की तरह भंभोड़ते रहे और फिर सुबह होने से पहले मुझे एक सुनसान सड़क पर फेंकवा दिया गया। जीवन लाल ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं कभी भी इसका नाम जुबान पर लाई तो मुझे और मेरे घर वालों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक शरीफ आदमी ने मुझे सड़क से उठाकर घर पहुंचा दिया। मेरी माता और पिताजी मेरी हालत देखकर चीखते रहे। मैंने उन्हें बता दिया कि मेरे साथ ये वहशियाना सलूक किसने किया है। इत्तफाक से जो शख्स मुझे सड़क से उठा कर लाया था वो जीवन लाल शर्मा की मुखालिफ पार्टी का आदमी था। इसने सारी बातें सुन ली और मुझे पहचान भी लिया। सुबह 7 बजे के करीब मुखालिफ पार्टी का नेता प्रेमचंद अपने कुछ आदमियों के साथ हमारे घर पहुंच गया। मेरे पिताजी इसके सामने हाथ जोड़ते रहे कि वो इस मामले को उछाल कर रुस्वा नहीं होना चाहते, बल्कि वो अपने परिवार को लेकर 2-4 रोज़ में ये शहर ही छोड़ देंगे। मगर प्रेमचंद को जीवन लाल शर्मा को नीचा दिखाने का मौका मिल गया था। इसने पिताजी की एक नहीं सुनी और मुझे साल ले जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। प्रेमचंद ने शर्मा को नीचा दिखाने के लिए हमारी इज्जत को खूब उछाला। वो जलसों में इसके खिलाफ खूब जहर उगलता। इधर जीवन लाल शर्मा भी खोल रहा था। वो समझता था कि मैं खुद प्रेमचंद के पास गई थी। चंद रोज़ बाद शर्मा के गुंडों ने हमारे घर पर हमला कर दिया। इत्तेफाक से मैं इस वक्त घर पर नहीं थी। गुंडे मेरे बूढ़े माँ बाप को घर से घसीटते हुए सड़क पर ले आए और दोनों को बरहना करके मारते पीटते रहे। मेरी माँ ने तो वहीं दम तोड़ दिया और पिताजी अस्पताल में पहुंचकर ख़त्म हो गए। मैं इस वक्त अपने दूर के एक रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। मुझे वहीं पर इतला मिल गई कि मेरे माता पिता के साथ क्या हो रहा है। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे घर से निकलने नहीं दिया। मेरी जान के खौफ से मुझे कई रोज़ तक गायब रखा गया और फिर चोरी छुपे मुझे खंडाला पहुंचा दिया गया, जहां हमारे एक और रिश्तेदार रहते थे। 3 दिन वहां रुकने के बाद वो मुझे पूना ले आए थे। जीवन लाल शर्मा के गुंडे मुझे तलाश करते फिर रहे थे, लेकिन मैं इनके हाथ नहीं आई। मैंने बम्बई का रुख नहीं किया, अपने घर को भूल गई। मुझे सिर्फ एक बात याद थी, मुझे अपनी बेइज्जती और अपने माँ बाप के कत्ल का बदला लेना था। मैं किसी न किसी तरह गोवा पहुँच गई। वहाँ इन दिनों जगन्नाथ का बड़ा चर्चा था। वो बहुत बड़ा बदमाश और मनशियात का स्मगलर था। पूरे गोवा पर इसका राज था। मैं किसी न किसी तरह जगन्नाथ तक पहुँच गई और इसका एतमाद हासिल कर लेने के बाद इससे दिल की बात कह दी। जगन्नाथ होशियार आदमी था। इसके दिल में शुबा हुआ कि मैं किसी दूसरे गैंग की जासूस तो नहीं। इसने अपने आदमियों के जरिए बम्बई में मेरे बारे में मालूमात हासिल की तो तस्दीक हो गई कि मैंने इसे जो कुछ बताया था वो गलत नहीं था। जगन्नाथ मनशियात का व्यापारी था। दूसरी पार्टियों से भी इसकी टसल चलती रहती थी। जीवन लाल शर्मा के आदमी गोवा में कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे। जगन्नाथ ने इनसे छेड़छाड़ शुरू कर दी और फिर बम्बई में इन दोनों पार्टियों में ज़बरदस्त तसादुम हुआ। जगन्नाथ और जीवन लाल शर्मा भी बराह रास्त एक दूसरे के मुकाबले पर आ गए। इस तसादुम में वो दोनों मारे गए। मैं कुछ अरसा जगन्नाथ के गैंग में रही, जिसकी कमान एक और आदमी ने संभाल ली। मैं 2 लड़कियों के साथ इस गैंग से अलग हो गई। वो दोनों लड़कियां जवान और बेहद हसीन थी। इन दोनों ने मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया था। मेरी तरह इसी दुनिया में इनका कोई भी नहीं था। मैं इन दोनों को लेकर हैदराबाद आ गई, जहां हमने चोरी छुपे जिस्म फरोशी का धंधा शुरू कर दिया। कुछ अर्से हैदराबाद गुजारने के बाद हम तीनों मुख्तलिफ शहरों से होती हुई जयपुर पहुंच गईं और फिर 2 साल पहले हम जयपुर से यहाँ जोधपुर मुंतकिल हो गईं। यूँ तो जयपुर में भी बड़े बड़े लोग मौजूद थे, मगर जोधपुर की बात ही कुछ और थी। राजकुमार किशोर सिंह मुझ पर बड़ा मेहरबान है। ये बंगला इसने मुझे तोहफे में दिया है। इन दोनों लड़कियों में से एक का पिछले साल इंतकाल हो गया। दूसरे को एक ठाकुर ने पसंद किया और इसे अपने साथ ले गया। मेरे पास लड़कियां आती जाती रहती हैं और मेरा काम चलता रहता है। आज इत्तफाक से मैं अपने किसी मिलने वाले को सी ऑफ कहने के लिए रेलवे स्टेशन गई थी कि तुम लोग मेरी नज़रों में आ गए। तुम दोनों के चेहरों से मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि कोई बात ज़रूर है। मैंने इस वक्त फ़ैसला कर लिया कि आखिरकार तुम लोगों का पीछा करूंगी। मेरा फ़ैसला दुरुस्त निकला। रचना को देखकर मेरे दिल में जो ख्वाहिश उठी थी वो पूरी हो गई। सीता खामोश हो गई। इसके होंठों पर खफीफ से मुस्कुराहट आ गई। मैं गहरी नज़रों से सीता की तरफ देख रहा था और मुझे यकीन था कि अपने बारे में इसने जो कुछ कहा है गलत नहीं कहा, और मैं जानता था कि इसने मेरे साथ जो वादा किया इस पर पूरा उतरेगी, किसी को हमारे बारे में नहीं बताएगी। लेकिन मैंने कुछ और सोच रखा था।
इस रात खाना खाने के बाद सीता ने लाउंज में रखे हुए टीवी पर फिल्म लगा दी। फिल्म की कहानी एक ऐसी औरत के गिर्द घूमती थी जिसका ताल्लुक एक शरीफ घराने से था, मगर समाज के ठेकेदारों ने इसे तवाइफ बनने पर मजबूर कर दिया। रत्ना को नींद आ रही थी, वो बार बार जमाइयाँ ले रही थी, लेकिन फिल्म दिलचस्प थी इसलिए बैठी रही। 1 बजे के करीब फिल्म ख़त्म हुई तो मैं और रत्ना अपने कमरे में आ गए। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, लॉक लगा दिया। मुझे तवक्का थी कि सीता कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे इसे भी नुकसान उठाना पड़े। वो मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी थी। वो अक्लमंद औरत थी, इससे किसी ऐसे काम की तवक्का नहीं की जा सकती थी जिस पर इसे बाद में पछताना पड़े। बड़ी ख़तरनाक औरत है, मैंने बेड पर लेटे हुए मध्यम लहजे में कहा। यह हमारे बारे में सब कुछ जान चुकी है, ऐसा न हो कि रात ही हमको घेरे में ले ले। रत्ना ने कहा। वो ऐसा नहीं करेगी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी नज़रें तुम पर हैं और इसने तुम्हारे लिए पहला गाहक भी तलाश कर लिया है। क्या बकते हो? रत्ना ने मुझे घूरा। ये सच है, राजकुमार किशोर सिंह तुम्हें हासिल करने के लिए बेताब हो रहा है, मैंने कहा और फिर इसे सारी बातें तफसील से बता दी। कमीनी हरामजादी, रत्ना ने दांत कुचकुचाए। मेरा सौदा कर रही है, मैं इसका गला घोंट दूंगी। हम 1-1.5 घंटे तक बातें करते रहे। कहाँ तो ये कि रत्ना को शिद्दत से नींद आ रही थी और कहाँ ये इसकी नींद गायब हो गई। बात वही थी कि सीता हमारे बारे में सब कुछ जान चुकी थी और हम चूहेदान में फंस गए थे। बात सिर्फ इस बंगले की होती तो कोई मसला न होता, मगर सारा शहर ब्लॉक कर दिया गया था। हमें 2-3 दिन का वक्त चाहिए था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल ने रत्ना को ज़्यादा परेशान कर दिया था। मैं सोने की कोशिश कर रहा था। बिस्तर पर लेटने से पहले मैंने ट्यूबलाइट बुझाकर हरे रंग का नाइट बल्ब जला दिया। मदम सबज रोशनी बड़ी भली लग रही थी, मेरी आंखें बंद हो रही थी। मैं सोना चाहता था, मगर रत्ना किसी और मूड में थी। इसने छेड़छाड़ शुरू कर दी और फिर मेरे लिए भी अपने आप पर काबू रखना मुश्किल हो गया। इस रात भी हम 4 बजे तक जागते रहे और जब हम सोए तो हम 12 बजे से पहले बेदाल नहीं हो सके। सीता घर में अकेली थी। शारदा के बारे में इसने बताया कि उतादपुर में इसकी माता का देहांत हो गया है और वो 1 घंटे पहले उतादपुर जा चुकी है। इसकी वापसी तीजे से पहले नहीं होगी। उस रोज़ हमारे लिए नाश्ता सीता ने ही तैयार किया था। नाश्ता क्या, दोपहर का खाना ही था। सीता ने भी हमारे साथ ही बैठकर खाया था और फिर वो कहीं जाने के लिए तैयार हो गई। मेरी वापसी में 3-4 घंटे लगेंगे। वो बरामदे से उतरकर कार की तरफ बढ़ते हुए बोली, टीवी पर एक नया वीडियो कैसेट रखा हुआ है, नई फिल्म है। तुम दोनों इसे देखकर यकीनन बहुत महजूज होगे। बोरियत महसूस करो तो वो फिल्म देख लेना। सीता चली गई। हम कुछ देर तक लॉन में बैठे रहे और फिर अंदर आ गए। गार्ड गेट के साथ अपने कैबिन में ही था। दूसरा लंबा तड़ंगा मुलाजिम भी इसके पास जा बैठा था। रत्ना ने टीवी पर रखा हुआ वीडियो कैसेट उठाकर देखा और फिर इसे ट्रॉली के नीचे रखे हुए VCR में लगा दिया और मेरे पास बैठ गई। किसी मराठी फिल्म का गाना था, लेकिन इस गाने के बीच में ही एक और सीन देखकर मैं उछल पड़ा। रत्ना ने भी बेचैनी से अपनी जगह पर पहलू बदला। मैं गहरी नज़रों से टीवी स्क्रीन की तरफ देख रहा था। स्क्रीन पर पहले मेरा चेहरा दिखाई दिया और हम टीवी स्क्रीन पर वो सब कुछ देखते रहे जो गुज़श्ता रात मेरे और रत्ना के दरमियान हुआ था। रत्ना ने उठकर टीवी और VCR बंद कर दिया और वीडियो कैसेट निकाल कर इसका फ्लैप खोला और वीडियो टेप खींचती चली गई। इसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। इसके साथ ही इसके मुंह से गलीज़ गालियों का सैलाब बह रहा था। ये फिल्म ज़ाया करके तुम समझती हो कि हम महफूज हो गए हैं, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। इसके चालाक होने में कोई शुबा नहीं, लेकिन इस हरकत की तो मुझे भी तवक्का नहीं थी। वो समझती है कि हमें ब्लैकमेल करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकेगी। रत्ना दांत कुचकुचाते हुए बोली, अब तो मैं इसे वाकई जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसे इस तरह सिसका कर मारूंगी कि हमें सिर्फ कल का दिन और इंतज़ार करना है। मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, आज का दिन खामोशी में ही गुजार दिया जाए तो बेहतर है, कल हम यहाँ से निकल जाएंगे। रत्ना देर तक सीता को गालियाँ बकती रही। फिर हम उठकर कमरे में आ गए। मैं गहरी नज़रों से चारों तरफ देखने लगा, मगर मुझे कोई ऐसी जगह दिखाई नहीं दे रही थी जहाँ कैमरा छुपा होने का अंदेशा हो। मगर आखिरकार एक ऐसी जगह नजर आ गई। एक मूर्ति दीवार पर टंगी हुई थी। वो मूर्ति हुजम में 4-5 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं थी। पता नहीं वो हिंदुओं का कौन सा देवता था। मूर्ति का मुंह खुला हुआ था। मैंने वो मूर्ति दीवार से हटा दी और फिर दीवार में गोल सुराख देखकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। सुराख में कैमरे के लेंस का शीशा भी चमकता हुआ नजर आ रहा था। मैं इस कमरे से निकलकर घूमता हुआ पिछली तरफ की राहदरी में आ गया। यहाँ भी एक कमरे का दरवाज़ा था जिस पर ताला लगा हुआ था। मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो कैमरा इस कमरे की दीवार में नस्ब था और वो कैमरा यकीनन इंफ्रारेड शुआओं के सिस्टम के तहत काम करता था। यही वजह थी कि नाइट बल्ब की मदम रोशनी में भी फिल्म बड़ी साफ बनी थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।